हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब अच्छे हों और आई होप कि आपको थेल्स भाई साहब की कहानी अच्छी लगी हो। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में थेल्स के ज्योमेट्रिकल वर्क, उनके मैथमेटिकल वर्क के बारे में थोड़ा मोड़ा जाना। हम लोगों ने उनकी उस टाइम की जो उन्होंने थ्योरीज दी थी, चाहे वो यूनिवर्स को लेकर के, चाहे वो एक यूनिवर्सल मीडियम को लेकर के, है ना। उन सब के बीच में एक बात और कही गई थी कि थेल्स ने बहुत सारे कोर ज्योमेट्रिकल वर्क, है ना, बिल्कुल फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल वर्क किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट वो बेस बने अपने आप में नई नई मैथमेटिकल ब्रांचेस का। और उन्हीं ज्योमेट्रिकल वर्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल वर्क आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारे सिलेबस में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या हम इसे इंटरसेप्ट थ्योरम भी कहते हैं, या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में तीनों में से कोई भी नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये था क्या, थेल्स ने क्या कहा था ज्योमेट्रिकली, इस बात को समझते हैं थोड़ा सा फटाफट से। थेल्स कह रहे हैं कि किसी भी ट्राइंगल में, डजंट मैटर कि ट्राइंगल किस टाइप का है, वेदर इट इज आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, कैसा भी ट्राइंगल, डजंट मैटर। थेल्स ने कहा कि किसी भी ट्राइंगल में आप उसके किसी भी साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे बीसी के पैरेलल, चाहे एबी के पैरेलल, चाहे एसी के पैरेलल, किसी भी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मैं यहाँ बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि डायग्राम सीधा दिखाई दे। आप एसी के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप एबी के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। मैं बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। थेल्स ने कहा कि किसी ट्राइंगल में उसकी किसी भी साइड के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करें, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसका नाम लिख लिया एक्स वाई। ठीक है, और ये लाइन जो है ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड्स को डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये पैरेलल लाइन ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड्स को, इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये लाइन बाकी दोनों साइड्स को, यानी कि ए बी और ए सी को, रिमेनिंग साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो लाइन यहां से गई बीसी के पैरेलल, जिस रेशियो में ए बी को डिवाइड करेगी उसी रेशियो में ए सी को भी डिवाइड करेगी। मतलब ये जो रेशियो होगा ए डी और डी बी का, वही रेशियो ए ई और ई सी का भी होगा। ठीक है, ऐसा थेल्स ने कहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि थेल्स उन मैथमेटिशियंस में थे जिन्होंने सबसे पहले, सॉरी, थेल्स वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम एज अ ट्रूथ सिर्फ तभी एक्सेप्ट करेंगे जब उसका कोई मैथमेटिकल या कोई लॉजिकल प्रूफ होगा हमारे पास। तो थेल्स ने, ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए ज्योमेट्री का सहारा लिया था। मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ये बात ज्योमेट्री से प्रूव की थी। ओके, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वर्क उनका था जिससे उन्होंने ये बात प्रूव की थी। थेल्स की जो प्रूविंग थी, जिससे उन्होंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव किया था, इस ये जो रिजल्ट वो बता रहे हैं, इसको जिस 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 तरीके से उन्होंने प्रूव किया था, वो मेथड हम लोग क्लास 10th में ही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से थेल्स ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव किया था, थेल्स वाला मेथड। अभी के लिए हमारे लिए थेल्स वाले मेथड से डिफरेंट एक अलजेब्राइक मेथड है, ज्योमेट्रिक प्लस अलजेब्राइक मेथड है, हम लोग उसका यूज करके, एक डिफरेंट मेथड है, हम लोग उसका यूज करके हम लोग थेल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे अभी। बट अभी जो हम लोग मेथड देख रहे हैं वो थेल्स की मेथड नहीं थी, ये बस एक इंफॉर्मेटिव बात है। ओके, सो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं फटाफट से, अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो a line drawn parallel to any side of a triangle divides the remaining sides of the triangle in the same, in
इक्वल प्रोपोर्शन ऐसे लिख दे रहे हैं, इक्वल प्रोपोर्शन। If a line drawn parallel to any side of a triangle, जैसे कि यहाँ पे xy है, वो BC के पैरेलल ड्रॉ की गई है, the lines divides the remaining sides of the triangle। ये लाइन ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड को, BC को छोड़ इसके पैरेलल ड्रॉ की गई थी, और ये लाइन बाकी दोनों साइड को, ट्राइंगल की इस साइड को छोड़ के बाकी दोनों साइड मतलब AB और AC को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम में लिखूं तो इन द गिवन फिगर xy is parallel to BC, okay, xy is parallel to BC, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो xy लाइन है AB और AC को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, AB और AC को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, मतलब जिस रेशियो में वो AB को बांट रही है उसी रेशियो में AC को भी बांटेगी। इसका मतलब आई कैन से दैट AD अपॉन ये कंपोनेंट और इस कंपोनेंट का रेशियो is equals to AE upon EC. This is very important. Okay, ये स्टेटमेंट है, अगर जैसे एग्जाम में आता है 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है प्रूव करने के लिए सिमिलैरिटी से कई बार। ठीक है, और ये बड़ा वेटेज हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ये एकदम तैयार करके जाते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आई थिंक लास्ट के 15 ईयर्स में ये 7-8 बार आया होगा। खैर या शायद ज़्यादा ही। अब देखिए ये ना, ये AD जो है ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मतलब खंड, हिस्सा, पार्ट। ओके, ये AB का एक इंटरसेप्ट है, DB भी AB लाइन का एक इंटरसेप्ट है, AE भी इंटरसेप्ट है, EC ये सब इंटरसेप्ट हैं, हिस्से हैं, है ना, तो इसीलिए इसको इंटरसेप्ट थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, ऐसे भी डिफाइन किया गया है। खैर, अगर आपसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करके एग्जाम में आए, अगर आपसे इंटरसेप्ट थ्योरम एग्जाम में पूछे, अगर आपसे थियरम्स थ्योरम पूछे, तो आप यही स्टेटमेंट डायग्राम बना करके और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। ओके, सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। हम लोग प्रूफ की बात करेंगे अभी। सो दिस इज आवर ट्राइंगल, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो सकता है ये। ओके, सो ज्योमेट्रिकल प्रूफ करने के लिए आप लोगों ने 9th में भी किया है। ठीक है, कुछ एक ये कह लें कि हमारे एकेडमिक सिस्टम जो है, हमारा एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम है, उसका एक फॉर्मेट है जिसे आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई ज्योमेट्रिकल प्रूफ करते हैं या किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिकली हैंडल करते हैं, तो आप इस फॉर्मेट को हमेशा फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, इसके मार्क्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आलस में ये सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं कि अरे ठीक है डायरेक्ट प्रूफ कर दो, बट मैं आपको बता दूं इनके मार्क्स होते हैं। ठीक है, गिवन, आपको क्वेश्चन में कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है ये आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ गिवन लिखा है, व्हाट इज गिवन हियर, ट्राइंगल ABC हमको पहले से गिवन है, एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल इट मे बी, एंड अ लाइन XY विच इज पैरेलल टू BC। ये साइन पैरेलल का है, आपको मालूम है, XY लाइन इज पैरेलल टू BC। ओके, उसके बाद XY इंटरसेक्ट्स AB एंड AC, XY ने AB को और AC को D और E पर, एट D एंड E रेस्पेक्टिवली। ये सारी बातें हमको मालूम, जो जो आपको क्वेश्चन में मालूम है, ऑलरेडी गिवन है, ये आप यहाँ लिखेंगे। व्हाट इज टू प्रूव? टू प्रूव हियर AD अपॉन DB मतलब रेशियो ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स, रेशियो ऑफ दीज टू इंटरसेप्ट्स इज इक्वल टू AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, दिस वी हैव टू प्रूव। ये गिवन है और ये प्रूव करना है, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है इसका यूज करके ये लाना है, ये हमको पहले से मालूम नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आई हैव टू से दैट इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं जो ध्यान रखने होंगे, याद रखने होंगे। ठीक है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होती है। इस B को आप E से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूँ, और इस D को C से ज्वाइन कर, सॉरी इस D को C से ज्वाइन कर देना है आपको। एंड साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ पॉइंट D से AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए।
और पॉइंट ई से एडी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ओके, सो इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं एम, और इसका नाम लिख लेते हैं एन। तो ये जो कुछ भी हम लोगों ने डॉटेड लाइन वाला एक्सटर्नल काम किया है, एडिशनल काम किया, उसको आप यहाँ लिखेंगे ज्वाइन बीई एंड डीसी, एक चीज ड्रॉ, सॉरी नॉट ड्रॉ, कंस्ट्रक्ट ई एम। ये ई एम हम लोगों ने क्या किया, परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर का है, ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई। सो ये हमारा काम है, ये हमने एडिशनली किया है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका प्रूफ कैसे करना है। ये सारा तो हमारा वर्क हो गया, इन चीज़ों को करने के बाद हम लोग प्रूफ की बात करें। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आपको ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। ओके, जस्ट we'll talk about the proof of this theorem now. Just look at triangle ADE. देखिए एक दो बातें हैं। ये चैप्टर मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाना चाहता था, बट मैं सोच रहा था कि अगर मुझे कभी एंड में भी अगर मौका मिल जाए तो इन चैप्टर्स को, स्पेशली ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है, और ज्योमेट्री वाला पोर्शन ऑनलाइन पढ़ाना, या तो हमारे पास काफ़ी टेक्निकली टूल्स हों, ठीक है, एनिमेशन वगैरह कुछ इसका यूज़ करके, बट मैं उन मामलों में बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं इन चीज़ों को ऑनलाइन नहीं पढ़ाना चाहता था, एटलीस्ट इस मेथड से तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बातें अच्छे से समझ में आए। आपका काम होगा कि आप मेरी बातों को कान से सुने और अपनी नज़र पूरी तरह से फिगर पर रखें कि कब कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, ओके, कब किन लाइन कहाँ देखने के लिए कहा जा रहा है, ये सारी एकदम अटेंशन के साथ, ठीक है। ओके, सो जस्ट लुक एट द ट्राइंगल ADE। ये जो अपर ट्राइंगल ADE आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा BDE। ओके, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ in triangle ADE and triangle BDE। आप इसको निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है। ADE वाले ट्राइंगल का और BDE वाले ट्राइंगल का, इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो निकालना है। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, एकदम बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला जो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। हीरोन्स फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। ADE वाला ट्राइंगल देखिए, अपर ट्राइंगल देखिए, मैं अगर AD को बेस लूं, AD को अगर मैं बेस लूं, तो AD के करस्पॉन्डिंग हाइट कौन है, EM। ध्यान दीजिए, ये सब बातें बताने वाली नहीं है, बट फिर भी चलो ठीक है। अगर आप इसको बेस मान रहे हैं तो ये हाइट होगी, अगर आप इसे बेस मान रहे हैं तो इस वर्टेक्स से इस पर डाला हुआ परपेंडिकुलर हाइट होगी, है ना। हाइट किसे कहते हैं, जिसे आप बेस मान रहे हैं, अगर ये बेस मान रहे हैं तो इस बेस से, ठीक है, इस बेस की अपोजिट वर्टेक्स से डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे हाइट कहते हैं। तो अगर आप AD को बेस मान रहे हैं, इसे AD को, तो इस ट्राइंगल का हाइट, अगर इस ट्राइंगल का बेस अगर आप AD को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, AD की अपोजिट वर्टेक्स से डिस्टेंस, मतलब E से डिस्टेंस, ठीक। AD यहां बना ले रहा हूं मैं, अगर आपको थोड़ा मोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है, ADE, और यहाँ E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है M। अगर आप AD को बेस मान रहे हैं तो ये हाइट होगी, ओके। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हाफ इंटू बेस इंटू, हाइट क्या हो जाएगी हमारी यहाँ EM अपॉन, इसी तरीके से BDE, ये वाला ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल का मैं बेस हाफ, बेस में BD को कह रहा हूं BD, इसको भी बना लेते हैं, बेहतर समझ में आ जाएगा। ये हमारा ट्राइंगल है EDB, और अगर मैं BD को बेस मान रहा हूं
तो इस वर्टेक्स से इस साइड पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर देखिए, जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर ट्राइंगल के अंदर ही जाए, कभी कभी ट्राइंगल के, आप खुद समझिए कैसे समझेंगे। ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है ना, इसका ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। अब अगर आप इसको बेस मानते हैं तो इस बेस की इस वर्टेक्स से डिस्टेंस कहां से निकालेंगे? डिस्टेंस हम लेटरल डिस्टेंस थोड़े निकाल सकते हैं, तिरछे डिस्टेंस थोड़े निकालेंगे। आप इस साइड को पीछे बढ़ाएंगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हाइट होगी, ये बेस है तो ये हाइट होगी। उसी तरह से अगर बी डी बेस है, अगर बी डी ई वाले ट्राइंगल में देखिए, ये ट्राइंगल में है ना, बी डी ई वाले ट्राइंगल में अगर आप इसको बेस कह रहे हैं तो इस बेस की इस वर्टेक्स से हाइट इधर से जाएगी, ये हाइट है देखिए ई एम, होप आपको ये दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे बेस मान रहे हैं, अगर ये आपका बेस है तो मुझे इस बेस से वर्टेक्स की हाइट चाहिए, तो तिरछी डिस्टेंस नहीं नाप सकते, इसलिए मैंने इसको आगे पीछे, मतलब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बिल्कुल इसकी तरह से। ये अगर बेस है तो हाइट के लिए मैंने इस साइड को थोड़ा आगे बढ़ाया और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हाइट होगी और ये बेस होगा। उसी तरह से अगर आप इसे बेस मान रहे हैं तो ये ई एम हाइट है। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हो, ठीक है। तो अगर बी डी बेस है तो हाइट होगी हमारी क्या, ई एम। अब एक अच्छी बात इस रेशियो में क्या है कि ये ई एम और ई एम कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी। इसको हम लिख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ने से पहले यही वीडियो पॉज कीजिए और ठंडे दिमाग से देखिए कि क्या क्या किया गया है अभी तक, किस तरह से ए डी ई ट्राइंगल को चूज किया गया, क्यों बी डी, किस तरह से बी डी ई ट्राइंगल को चूज किया गया, और ये एरिया निकाल के क्या निकाला क्या गया है, ए डी अपॉन बी डी। देखिए मुझको आप ध्यान दीजिए, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना था हमको, ए डी अपॉन बी डी, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर लाना था। अब इन दोनों का रेशियो यही है और इस रेशियो को मैंने एरिया से रिलेट किया है, ठीक है। बड़ी चतुराई से इस बात को प्रूव किया गया, ये अपने आप में बड़ी जेन्युइन और बड़ी मैं कहूँगी फंडामेंटल मेथड है। अभी जैसे ही आप प्रूविंग हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये कंस्ट्रक्शंस किए गए थे, क्यों इन ट्राइंगल्स को चूज किया गया था, ये ट्राइंगल ही क्यों चूज किए गए, क्यों इनका एरिया निकाल रहे हैं, इनके एरियाज का रेशियो क्यों लिया जा रहा है, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बट यहीं पर वीडियो पॉज कीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि अभी तक क्या क्या किया गया है। ओके, सो आप यहाँ तक चाहें तो ठीक है। हम लोग आगे देखें ना। ओके, can see that in triangle ADE and अभी फिर से A, एक्चुअली नाम थोड़ा बदल लेते हैं, ADE नहीं बोलते, AED बोलते हैं, AED एंड CED, है ना। अब ट्राइंगल बदल गया है ना, और अब ये वाला ट्राइंगल है, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला ट्राइंगल है। ये वाला जो ट्राइंगल था ये हट गया, ओके, सॉरी, इसका रूप देता हूं। अब ये वाला, ठीक है, एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल हमारा AED पूरा, इसको तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, AED ये ऊपर वाला ट्राइंगल, और नीचे वाले में हम लोगों ने CED को चुना है ना, ये जो कर्व लाइन से मैंने दिखाया है। अब आई होप आपको एकदम ट्रायंगल पर दिख रहे होंगे और आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे एग्जैक्टली। ओके, फिर वही काम एकदम सेम प्रोसीजर हम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ, हाफ, इसका बेस मैं AE कह रहा हूं, और अगर AE को बेस मान रहे हैं तो हाइट ये हो जाएगी DN अपॉन हाफ, इसका बेस मैं CE को कह रहा हूं, और अगर CE बेस है तो हाइट DN हो जाएगी, क्योंकि CE बेस होने का मतलब है कि इस बेस की इस वर्टेक्स से हाइट डिस्टेंस। तो अब
डायरेक्ट तो डिस्टेंस मिलेगी नहीं, तो इसलिए मैंने सी को पीछे तक किया, इसको आगे बढ़ाया थोड़ा, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो एक्चुअली यही डिस्टेंस इस वर्टेक्स की इस साइड से डिस्टेंस होगी। ठीक है, वही बात है कि जो हम लोगों ने प्रीवियस अभी यहाँ मैंने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना करके बात समझा रहा था मैं, वही चीज है। सीई वाली साइड की डी से डिस्टेंस डीएन है। ओके, होप आपको, अगर आपको यहाँ पर ये बात समझ में आई होगी तो आपको आप ये भी बात अच्छे से कैप्चर कर पा रहे होंगे। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये डीएन डीएन भी कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, मतलब यही रेशियो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। ओके, और इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि अभी तक क्या क्या हुआ है। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्या हम लोग फिर करेंगे। ओके, तो अभी तक जो कुछ हम लोगों ने प्रूव किया, जहां तक 2 इक्वेशंस बनाई थी, मैंने उन दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिख दिया, बाकी सब इरेज कर दिया है। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें जो भी हम लोगों ने बनाई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, और सिमिलरली ये सेकंड इक्वेशन बनी थी। अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो बस इन दोनों रेशियोज को हमें बराबर प्रूव करना है। देखिए, अब याद अपनी, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, पेन पेपर यूज करके वीडियोस देखते हैं, जो कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो आप देखिए, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना था हमको, AD अपॉन BD दैट इज दिस रेशियो इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, मतलब ये रेशियो, मतलब मुझे इन दोनों रेशियोज को ही बराबर दिखाना था एक्चुअली। अब अगर मैं किसी तरह से ये दोनों रेशियो बराबर दिखा दूं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिखा दूं, तो मैं कहूंगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी मैथमेटिकली। तो कहीं ना कहीं अब हमारा क्वेश्चन टर्न हो गया। अब अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो मुझे इनडायरेक्टली ये प्रूव करना होगा कि ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं। तो मेरी नजर यहां से हट जाती है, मैं देख रहा हूं इन दोनों को। न्यूमरेटर में ट्राइंगल ADE है, इसके न्यूमरेटर में ट्राइंगल AED है, तो ADE बोलूं या AED बोलूं, ध्यान दीजिए, ADE कहें या AED कहें, ट्राइंगल तो वही है, बस नाम दो, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, नाम अलग अलग ढंग से ले जाते रहे। ADE या AED, ट्राइंगल तो वही है। तो इसका मतलब इस रेशियो के न्यूमरेटर इक्वल है, सेम है। ADE और AED ये दोनों ट्राइंगल सेम है, अगर ट्राइंगल सेम है तो दोनों के एरिया भी इक्वल ही होंगे। एक बात, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, BDE, और यहां पर क्या है, सॉरी, यहाँ BD नहीं था, यहाँ पर था CED था। ओके, सॉरी, तो BDE ये वाला जो ट्राइंगल है और CED ये वाला जो ट्राइंगल है, हमको इन दोनों को इक्वल दिखाना है। देखिए, न्यूमरेटर इक्वल है इसके, अगर मैं डिनोमिनेटर को इक्वल दिखा दूं तो ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएंगे, अगर ये दोनों रेशियो बराबर हो गए तो ये दोनों रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन था इन दोनों को इक्वल दिखाने का, तो फिर वो टर्न हो गया कि भाई मैं इन दोनों को इक्वल दिखाऊंगा। इन दोनों को मैंने देखा तो दोनों के न्यूमरेटर सेम थे, तो न्यूमरेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा क्वेश्चन टर्न हो गया कि मुझे किसी तरह से ये डिनोमिनेटर इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज को इक्वल दिखाना है। तो आप याद कीजिए, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ओके, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं DE और इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं BC, बिल्कुल इसी तरह से। तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को, है ना, BDE ये वाला ट्राइंगल और CED, है ना, CED को मैं ब्लैक से कर दे रहा हूं, पता नहीं आपको कितना ब्लू ब्लैक दिखाई देता होगा इसमें। ओके, ये ट्राइंगल BDE और CED, इन दोनों के एरियाज इक्वल दिखाने हैं। तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं, एक चीज, और एक कॉमन बेस के ऊपर है। इसी बेस पर
डीई बेस पर बीडीई भी बना है और डीई बेस पर डीईसी भी बना है ना। ये सीईडी की बात करूं या बीडीई की बात करूं, दोनों ट्राइंगल उल्टा करके देखिए इसको, अगर आप डायग्राम को ऐसे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, तो इसी बेस पर ये ट्राइंगल भी है, इसी बेस पे ये वाला ट्राइंगल भी है, इसको डॉटेड कर लो। अब बेस तो दोनों का सेम है, और हाइट क्या होती है, इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। और पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस तो बराबर होती है, तो बेस सेम है, हाइट भी सेम होगी, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल आएगा। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस विद अ कॉमन बेस आर इक्वल। हम लोगों ने 9th में ही पढ़ रखा है, अगर आप लोग भूल भी गए हो तब भी आपको मैंने अभी समझा दिया कि क्यों ऐसा होता है। भाई अगर आप BDE के एरिया की बात करें, BDE और CED के एरिया की बात करें, तो बेस तो दोनों का एरिया होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो दोनों का सेम है। और हाइट की जहां तक की बात है, तो अगर इस ट्राइंगल की हाइट की बात करेंगे तो DE और BC के बीच की डिस्टेंस होगी, और अगर आप इस ट्राइंगल की हाइट की बात करेंगे तो DE और BC के बीच की डिस्टेंस होगी। तो ये दोनों तो पैरेलल लाइन है और इनके बीच की डिस्टेंस बराबर ही होगी। कहीं भी यहां से नापें डिस्टेंस या यहां से नापें डिस्टेंस, डिस्टेंस तो बराबर ही रहनी है। तो इस ट्राइंगल की भी हाइट और इस ट्राइंगल की हाइट सेम रहेगी, बेस कॉमन ही है, तो बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो एरिया भी आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। ठीक है, ये हम लोगों ने 9th में भी पढ़ रखा है। हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी बात समझाएंगे, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, है ना। ADE का और AED का दोनों का एरिया बराबर होगा। क्यों, यहाँ रीजन लिख दीजिएगा, सिंस ट्राइंगल्स आर आइडेंटिकल। एक ही ट्राइंगल है भाई, एक ही ट्राइंगल का नाम दो तरह से कहा जाएगा। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equals to area of triangle CED, CED ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों, इसका रीजन आप लिखिए, सिंस ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन सेम पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, एंड ऑन अ कॉमन बेस आर इक्वल इन एरिया। ये रीजन लिखना जरूरी है एग्जाम में, वरना टीचर आधे नंबर ही सही आपके काटेगा जरूर। ओके, तो इसका न्यूमरेटर भी बराबर है, इसके डिनोमिनेटर भी बराबर है। अब हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इन दोनों, अगर ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, तो इनके रेशियो भी आपस में बराबर होंगे। ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, है ना। ये दोनों तो बराबर ही थे, आइडेंटिकल ट्राइंगल, ये दोनों बराबर थे, रीजन में यहाँ लिखा है। अगर ये दोनों बराबर है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर ये दोनों बराबर है, LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। यहाँ पे दीजिएगा फ्रॉम 1 and 2, एक्चुअली इसको भी लिख लो 3, और ऐसे लिख लीजिएगा फ्रॉम 1, 2 and 3, and hence this state the theorem is proved। ओके, तो क्या क्या हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने ये दोनों इक्वेशन तो अभी इससे पहले वाले पार्ट में बना ली थी, जस्ट थोड़ी टाइम पहले। ओके, तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि ये न्यूमरेटर्स वाले एरिया बराबर होंगे क्योंकि ट्राइंगल आइडेंटिकल है, डिनोमिनेटर वाला एरिया बराबर होंगे, उसकी रीजन ये है। अब अगर न्यूमरेटर वाला एरिया बराबर है, डिनोमिनेटर वाला एरिया बराबर है, तो ये रेशियो भी बराबर हुआ, ये रेशियो बराबर हुआ, रेशियो बराबर हुआ, तो हम लोगों ने इन दोनों को भी, अगर LHS वाला रेशियो बराबर है तो RHS वाला रेशियो भी इक्वल होगा, एंड हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। तो अगर आप देखेंगे कि है ना, दो बार बोर्ड भर गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, अगर आप सिर्फ ज्योमेट्रिकल वर्क पर ध्यान देंगे कि कैसे कैसे, यहां तक करने के बाद आप वीडियो पॉज कीजिए,
पूरा देखिए कि कैसे, क्यों फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनी, सेकंड इक्वेशन कैसे बनी, और इन दोनों इक्वेशंस को बनाने का मोटिव क्या था। और जब आप प्रूविंग देखेंगे फाइनली लास्ट तक, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम बीई ज्वाइन किए थे, क्यों हमने सीडी ज्वाइन की थी, क्यों हमने डीएन और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। पूरा वेल सेट जुगाड़ था हमारा, ठीक है। ये सब कैसे प्रूव करने वाले को ये सब कैसे दिमाग में आया, ये सब मत पूछिएगा बिल्कुल भी। खैर, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये पूरी प्रूविंग समझ में आई होगी। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। ओके, सो अभी हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पूरी तरह से प्रूव की, ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन के साथ और कुछ कंस्ट्रक्शनल वर्क के साथ। मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ कि ये मेथड थेल्स ने नहीं अपनाई थी, इस मेथड से थेल्स ने नहीं प्रूव किया था। ये सब भी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि कौन जानता है कि उसने कौन सी मेथड यूज की थी थेल्स ने, बट फिर भी जो कि बुक्स में हिस्ट्री मैथमेटिक्स में यूज लिखा रहता है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अच्छा, थेल्स ने बताया कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है सर, हो गया, ये रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। ओके, मैं एक बार के लिए इस डायग्राम में से M और N ये सब इरेज कर दे रहा हूँ, इन सबका कोई रोल नहीं रह गया, ठीक है सर। ओके, तो अगर ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो हम दोनों साइड 1 ऐड करके देखें जरा। देखिए, सिंपल छोटा सा स्टेप 1 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये रिमार्क में है, ये थेल्स थ्योरम प्रूफ हो चुकी है, ये ऐड कर लीजिए। AD plus DB upon DB is equals to AE plus EC upon EC। अच्छा, AD plus DB क्या हो जाएगा, AD plus DB ये कंपोनेंट प्लस ये कंपोनेंट, यहां से लेके यहां मतलब ये भी AE plus EC, AE plus EC क्या हो जाएगा, पूरा AC हो जाएगा। अब देखिए ये क्या आ रहा है, AB अपॉन DB मतलब AB और DB का रेशियो AC और EC के रेशियो के बराबर है ना। AB मतलब ये पूरी साइड और DB का रेशियो उधर भी बिल्कुल सिमिलर, AC ये पूरी साइड और इस EC के रेशियो के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, ये भी मैथमेटिकल, अगर थेल्स की ये बात सही थी तो मैथमेटिकली ये बात भी सही होनी चाहिए। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि थेल्स थ्योरम को आप अब ऐसे देखिए कि अगर किसी ट्रायंगल में आपने किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो जो बाकी दोनों साइड्स हैं उस पे आप किसी भी ऑर्डर में रेशियो लेंगे तो आपस में इक्वल ही आएंगे। जैसे अगर आपने इधर AD और DB का रेशियो लिया तो इधर AE और EC का रेशियो लीजिए, ठीक है। अगर आपने इधर AD और DB का रेशियो लिया तो इधर AE और EC का रेशियो लीजिए, इक्वल आएगा। अगर आपने इधर AB और DB का रेशियो लिया तो उधर भी बिल्कुल सिमिलर, AE और EC का रेशियो लीजिए, इक्वल आएगा। अगर आपने इधर AB और AD का रेशियो लिया, AB और AD का रेशियो लिया तो उधर भी AC और AE का रेशियो लीजिए, इक्वल ही आएगा। मतलब जिस ऑर्डर में आपने रेशियो इधर का चूज किया है उसी ऑर्डर में रेशियो उधर का भी चूज कीजिए, आपस में वो रेशियोज क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में डायग्राम बना करके AD अपॉन DB प्रूफ करने के लिए नहीं आया, जो सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम है ये प्रूफ, बल्कि ये प्रूफ करने के लिए आ गया। और बच्चे जल्दी जल्दी में, खाली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बस यहीं तक प्रूफ करके आ गए, क्योंकि वही हिसाब होता है कि नहीं यहीं तक याद किया है, रट जाते हैं सब, AD अपॉन DB यहीं तक ला करके छोड़ देते हैं। अब इस ये पार्ट आपने किया नहीं तो वहां टीचर आपको 1 नंबर काट देता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थेल्स ने कहां तक बताई थी। थेल्स ने बस ये बताया था कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब इस रिजल्ट में 1 ऐड करके हम इसी रिजल्ट को थोड़ा और जनरलाइज कर रहे हैं, ओके। ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आई होप आपको थेल्स थ्योरम समझ में आई हो। एग्जामिनेशन में स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम आता है, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आता है। तो आपको पहले तो स्टेटमेंट लिखना होगा, स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, डायग्राम बनाना होगा, उसके बाद प्रूविंग करनी होगी। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखे तो भी टीचर आपके मार्क्स काट देगा। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स थेल्स थ्योरम पूरा लर्न कर जाते हैं, रट जाते हैं एकदम, और ये नहीं जानते कि स्टेटमेंट क्या है उसका। तो कई बार बोर्ड में ऐसे आया हुआ है कि डायग्राम बना दिया और कहा कि प्रूफ कीजिए कि AD अपॉन DB, एकदम डायग्राम बना देगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो स्टूडेंट यही नहीं पहचानते कि वो थेल्स थ्योरम है। उसकी वजह क्या है,
रटा हुआ हिसाब। कई बार स्टेटमेंट आ जाता है, तो चूंकि स्टूडेंट स्टेटमेंट याद नहीं रखते हैं तो वो स्टेटमेंट पढ़ के ये नहीं समझ पाते हैं एग्जाम में कि सर ये कौन सी थ्योरम आ गई थी, ये तो हमने पढ़ी नहीं, आपने बताई नहीं है। तो यार प्लीज़ इस तरह की सिली बातें, ये सिली चीज़ें नहीं कीजिएगा। इस बार कोरोना पैंडेमिक चल रही है, अभी तक इसका कोई और छोर समझ में आ नहीं रहा है। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ सिलेबस रिड्यूस किया जाए, और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन ये भी हो सकता है कि आप देखिए, अगर एग्जाम होता भी आपका तो वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, पेपर का थोड़ा डाउन रहेगा। थ्योरम वाली चीजें जो टू द पॉइंट बातें हैं ना, वो सब आने के चांसेस ज्यादा हैं। इस क्वेश्चन के ध्येय थ्योरम के आने के चांसेस आपके एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हैं इस सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको इसे बहुत अच्छे से रटना नहीं है, समझना है कि कैसे कैसे क्या। आई होप आपको सारी बात मेरी समझ में आई हो। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।